नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्यकाल। इसके संबंध में जो है हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है पूरा, ये 4 बुक से तैयार किया गया है। मतलब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस समय कि आपको किसी भी एक बुक में इतने सारे क्वेश्चंस और ये सारे फैक्ट्स जो है एक साथ इस तरीके से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट जो है फॉर्म में मैंने ये पेपर तैयार किया है, ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, रीट का एग्जाम जो कि 27 फरवरी को प्रस्तावित है, रीट पात्रता परीक्षा जो कि 2025 27 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है, इसके लेवल 2 में ये टॉपिक दिया गया है मौर्यकाल। बिल्कुल क्लियर टॉपिक लिखा हुआ है जो कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के पेपर के अंतर्गत आएगा, जहां पे एसएसटी से 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और लेवल 2 के अंतर्गत होगा। और मौर्यकाल बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि मौर्यकाल, गुप्तकाल, उत्तर गुप्तकाल, यहां से क्वेश्चंस इतिहास में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करिए। यहां से क्वेश्चंस आपको 2, 3, 4 भी पूछने को वो पूछेंगे। ठीक है, तो देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेते हैं, सरकारी कोई भी तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, यहां से जहां अगर हिस्ट्री टॉपिक दिया हुआ है, हिस्ट्री सब्जेक्ट आ रहा है, जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चंस आपको 101% देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किसी अन्य बुक में इतने सारे नहीं मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। बिकॉज बिना नोट्स बनाए आप पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप पास नहीं होंगे, मतलब मैं आपको जो है डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन आप समझिए, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर जगह नहीं मिलते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। कई बार वीडियोस अब हम बनाते हैं खुद भी, और फिर हम उस नोट्स को तैयार करते हैं और फिर जो है अपडेट करते रहते हैं। तो ये पूरा अपडेटेड वर्जन है मेरा, जो है बनाया हुआ, मेरे पढ़ाई के दौरान बनाए गए नोट्स हैं, जहाँ से आपको मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, रीड के लिए जितना भी तैयारी आपको मिल सकती है, सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल मौजूद है। आप बढ़िया से अच्छे से तैयारी करिए ऑनलाइन। किसी को जो है पेड वर्जन, जो है पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप मेरे वीडियो देखिए, अन्य लोगों के वीडियो, जहाँ से जितना कुछ मटेरियल मिले आप बस पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए। सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस रखिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या पूरा सिलेबस आप अपने पेन और कॉपी में अपने पेन से नोट कर लीजिए और दीवार में चिपका लीजिए, और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करिए। जैसे मौर्य काल जो है, अगर उसमें दिया गया है तो इसका मतलब है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अब इस मौर्य काल को, टॉपिक को तैयार कर लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, और जो है 1-2 वीडियो जहां से आपको देखने की इच्छा रखती है कि मैं इनका भी वह पढ़ना बहुत पसंद करता हूं, इस टीचर का, उसको भी देख लीजिए। बाकी आपका मौर्यकाल फिर आपका तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक देखिए। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप जो है किसी भी एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई करने की क्षमता रख पाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते नहीं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, और जो है आगे बढ़ते हैं, वीडियोस को जो है आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो है 40 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए। देखिए, मैं इस प्रकार से डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूं। टॉपिक टू टॉपिक वाइज मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पेपर्स दूंगा, टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहा हूं। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, ये मेरा जो है वादा है आपसे। बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है, नंद वंश शासक घनानंद की मृत्यु के बाद भारत में किस वंश का शासक हुआ। अब पूछ रहा है कि नंद वंश शासक घनानंद की जो है मृत्यु के बाद भारत वंश में जो है, भारत में किस वंश का शासक जो है था, तो वो आंसर है मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश से पहले नंद वंश का जो है शासन था। ध्यान, मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था घनानंद। तो याद रखना ये चीज पॉइंट, क्योंकि आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासन था भारत में, तो नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का आखिरी राजा कौन था, तो वो घनानंद था, जिसकी मृत्यु के बाद ही जो है मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं और बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिसे कहते हैं हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, की मदद से
अंतिम जो है नंद शासक, नंद वंश का शासक जिसे कहते हैं घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहां पे जो फैक्ट्स लिखा हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मतलब ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाने का जो है क्षमता रखता है। तो जो घनानंद की मृत्यु किसने, घनानंद को मारा किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। कौन सा शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, तो मारा होगा तो पहला ही शासक होगा। किसकी सहायता से मारा था? चाणक्य की सहायता। इतने फैक्ट्स आपको नोट करने। तो ये सारी बातों को आप नोट करिए, इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा, आप बेहतर तरीके से आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे नोट्स को बिल्कुल बनाने में जो है कंजूसी मत करिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने पढ़ लिया है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त ने मौर्य ने जो है घनानंद जो कि नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक था, उसको मारकर, चाणक्य की मदद से मारकर जो है अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी जो है हमें किस साहित्य से मिलती है? तो देखिए मौर्य वंश की जो जानकारी है ये हमें किस साहित्य से मिलती है? तो देखिए इसके बारे में तो बहुत सारे साहित्य के बारे में है, लेकिन जो साहित्य की जो जानकारी मिलती है यहाँ चार ऑप्शंस में, यहाँ पे है मुद्रा राक्षस, यहां से मिलती है। अब मुद्रा राक्षस जो है किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त ने लिखी थी। ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त ने जो है ने मुद्रा राक्षस जो है लिखी थी। ठीक है, आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। साहित्य के स्रोत जहां से आपको जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में, तो एक तो अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है जिसकी रचना जो है कौटिल्य ने की थी, ये तो आपको सबको रटा होगा। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने, ऐसे याद कर लीजिएगा, राक्षस के दांत बड़े बड़े होते हैं ना, दत्त दत्त है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। मुद्रा राक्षस जो है, राक्षस जो उसके दांत बड़े 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 होते हैं, कौन है ना, तो उस तरीके से याद। इंडिका जो कि मेगास्थनीज की है, ध्यान रखिएगा, इंडिका जो साहित्य जो है बुक का नाम है, इसकी खोज जो इसकी जो है रचना की थी मेगास्थनीज ने। और महाभाष्य पतंजलि ने जो है इसकी रचना की थी, यहां से भी आपको जानकारी मिलती है। मैं इनमें से आपको बता दूं कि ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है राजकीय चिन्ह के बारे में। तो मौर्य वंश का जो है राजकीय चिन्ह कौन सा था? तो बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो है मयूर। मोर से याद कर लेना, मयूर से। ठीक है, मोर और मयूर याद रहेगा। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था मयूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए पुराने जो 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 टाइम पीरियड थे, अभिलेख जो है छपते थे, अभिलेख जो शिलालेख में छपते थे, है ना, पत्थरों में जो है अभिलेख लिखे जाते थे, तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती थी कि इस समय जो है कौन सा शासक था, उसमें सारी जानकारियाँ मिलती थी कि किस राजा ने क्या किया, किस राजा का कौन सा कांड था, ये सारी, तो वही अभिलेख होता है। तो हमें मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा मैं बार बार ये सबसे बार बार हर क्वेश्चन में कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये नोट करके चलना है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये भी याद रखिएगा। और किस राजा का नाम उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी घनानंद को मार करके। ये सारे जो है इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो मयूर इसका राजकीय चिन्ह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ही था जिसने पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो आइए जो है इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम, जैसे ये मान लीजिए, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये जो है उत्तर पश्चिम से लेकर ईरान जो कि फारस की खाड़ी, फारस की तरफ जाती थी, वहां से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो कि कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। तो इसका साम्राज्य इतना बड़ा फैला हुआ था, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है कि ये पूरा भारतीय जो है साम्राज्य रूप में फैला था। इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, याद रखना, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। माफ कीजिएगा, यहां पे आंसर है ऑप्शन सी होगा, आंसर यहां पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मैंने यहां पे गलती कर दी थी थोड़ा,
तो यहां पे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का ही जो साम्राज्य इतना बड़ा था और इसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा माना जाता है, इसलिए इसको नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को जो है इन्होंने पराजित किया था। आंसर है ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट। सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था उसने अपना दूत जो है पहले भेजा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो उसका नाम था मेगस्थनीज। ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। इंडिका इंडिका नामक बुक लिखी थी, जहां से आपको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो 9 का आंसर है यहां पे विलियम स्मिथ ने की थी। ऑप्शन यहां पे बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। चाणक्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? तो चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, क्योंकि इसी के बात मानता था, इसी की राय लेता था। चाणक्य के कहने पे ही जो है इसकी मदद से ही इसने घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, नोट कर लीजिए। चाणक्य ने जो है राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध जो है ग्रंथ की रचना की थी। तो इसने, चाणक्य ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का जो है ज्ञानी था और इसको जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र जो है कितने खंडों में जो है विभाजित है? तो अर्थशास्त्र जो है टोटल 15 खंडों में विभाजित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती? तो ग्रंथ है मैकियावेली, इसके प्रिंस की तुलना की जाती है। तो किस ग्रंथ की तुलना की जाती है? तो 12वें का आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। मैकियावेली ने जो ग्रंथ जो है रचना, मैकियावेली के जो प्रिंस की जो है रचना हुई थी, तो वो भी एक जो है इकोनॉमिक्स वाली बुक थी, इससे तुलना की जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे डी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और किस जैन मुनि से जो है इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी? ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, भद्रभाऊ। भद्रभाऊ से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, ये जैन मुनि थे। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट। प्रथम जैन संगीति जो है किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो इन संगीतियों को बिल्कुल अच्छे से याद करना है। तो पहली जो जैन संगीति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली जो जैन संगीति थी ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो पहली जैन संगीति जो है उसी के शासनकाल में हुई थी। और ये पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इस चीज को याद रख लीजिएगा अच्छे से। स्थूलभद्र जो थे ये इस पहले जो है इसके अध्यक्ष थे, इसको नोट कर लीजिए। मौर्य वंश के किस शासक ने उपवास द्वारा शरीर को त्यागा था? तो देखिए, जो जैन धर्म होता है इसमें जो है अपना शरीर जो है खाना पीना छोड़ करके त्यागने की जो है प्रथा है। इसमें जो है विधि बताई गई है कि जब जो है व्यक्ति भोग विलासता सब चीज़ों को त्यागना चाहता है और अपना शरीर त्यागना चाहता है किसी भी वजह से, तो उसको संलेखना विधि द्वारा जो है अपना प्राण त्यागा जाता है। किस विधि द्वारा? संलेखना। इस नाम को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है किस विधि से। तो संलेखना विधि से जो है शरीर को त्यागा जाता है। इसमें आपको एक कमरा दे देंगे, आपको जब बस ध्यान मुद्रा में बैठे रहना, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे आपका खुद ही शरीर जो है मतलब शरीर त्याग देगा। तो ये जो उपवास जो है द्वारा किस जो है मौर्य वंश के किस शासक ने अपना उपवास द्वारा जो है अपना शरीर त्यागा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था, ऑप्शन ए था। समझ लीजिए इसके अंदर जैन धर्म कितना प्रभावित था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर के 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा जो है अपने प्राण त्यागे थे। तो आपको ये याद रखना है कि कहां पे त्यागे थे? तो श्रवणबेलगोला मैसूर में है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
और ये किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा। नोट्स बनाओगे, 2-3 बार नोट्स पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा। सबसे बेस्ट विधि तरीका ये होता है याद करने का कि आप नोट्स बनाइए। मैंने मान लीजिए आप मेरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मेरा बनाया हुआ नोट्स बना लीजिए, एक A4 साइज पेपर में आगे और पीछे में पूरा तैयार हो जाएगा। 1 लाइनर नोट्स रखिए एंड देन उसको रिवाइज करिए। आज पढ़िए, फिर कल भी पढ़िए, बीच में और पढ़िए। 15 मिनट की जो है ग्लिम्स रहेगी, एक नज़र से देखना होता है, और इस तरीके से आप चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना वक्त देंगे इन चीज़ों को, उतने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। बाकी मोर वंस में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया पड़ जाएगा, लेकिन सारी जगह से आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी मिलेगी तो शायद जो है उसकी अधूरी जानकारी मिले। तो इस तरीके से मैंने आपको वीडियो जो है बढ़िया से बनाया है, PDF तैयार किया है, ताकि जो है आपको कहीं से भी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, टारगेट मत भूलिएगा, 40 लाइक्स का है। चलिए आई गेस आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात जो है, कौन गद्दी पर बैठा था, तो यहाँ पर एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य जिसने संलेखना विधि द्वारा जो है अपने शरीर को त्यागा था। तो उसके बाद जो है कौन जो है इसकी गद्दी पे बैठा था, तो बिंदुसार बैठा था। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार बैठा था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनानी लेखों ने जो लेख लिखते थे, यूनानी लेखक एक तरीके से बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? तो बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था यूनानी लेखों में? तो इसको कहते थे अमित्रघात। ध्यान रखिएगा, अमित्रघात के नाम से जानते थे। आइए कुछ जो है पुराण है इनके बारे में जो है, तो बिंदुसार के अन्य नाम जो है वायु पुराण में मद्रसार मिलता है और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहते हैं। तो यहां दे इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेकस तथा डायोनिक्सस जो है नामक 2 विदेशी जो है राजदूत जो है किसके दरबार में आए थे? तो ये राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। उसके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। इसके दरबार में जो है आए थे डायमेकस। इसका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डायमेकस का नाम बहुत पूछा जाता है कि डायमेकस जो है, जो कि विदेशी एक राजदूत था, वो किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मतलब मौर्य साम्राज्य का शासक जो है किसके हाथों में आया था? तो जब बिंदुसार की मौत हुई तो फिर इसके बाद जो है जो शासक बना था वो है अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अशोक का शासन कब आया था? तो अशोक का शासन बिंदुसार की मृत्यु के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक जब सत्ता प्राप्त करने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो जब अशोक को सत्ता मिली थी तो इससे पहले जो है अशोक उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कारुवाकी जो है किस सम्राट की पत्नी थी? तो कारुवाकी जो है एक लड़की का नाम है जो किस सम्राट की पत्नी हुआ करती थी? तो ये थी अशोक की पत्नी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो है उल्लेख हमें अभिलेखों से मिलता है। तो फैक्ट्स देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरकारी जॉब का तो ये लिए समझ लो कि यूपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, है ना, पेट में ये क्वेश्चन एक कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मतलब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन अभिलेखों से उसका नाम जो है अशोक, उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो हमें अभिलेख का नाम देखना है जहां पे अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, ये तो हमें पता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। लेकिन अशोक के नाम की अगर जानकारी की बात करें तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। ध्यान रखिएगा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। आइए जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। अशोक के जो ग्रंथों में नाम जो है दिए गए हैं वो क्या क्या है? तो पुराणों में अशोक वर्धन इसे कहा जाता है। गिरनार जो है, गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा जाता है। भाबरू अभिलेख में जो है शिलालेख है जो इसे प्रिय दस्ती कहा जाता है। अब आपको जो नाम याद करना है वो ये वाला है, सबसे आखिरी वाला याद करना है। मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उदय गोलाम अभिलेख। इन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले आप इस पे जोर दीजिए। मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर
और उदय, है ना, उ, तो MGNU है इसका नाम। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, शॉर्ट फॉर्म में जो है कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल्लड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो जो ये पुस्तक पहले तो याद रखना, कल्लड़ की राज तरंगिणी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज तरंगिणी जो है किसकी जो है रचना है, कल्लड़ की है, और अशोक ने जो है किस नगर पे जो है स्थापना की थी? तो 24वां का ये है श्रीनगर। आप जो श्रीनगर देखते हैं ये अशोक का बसाया हुआ नगर है, ठीक है। इसकी जानकारी आपको कल्लड़ की राज तरंगिणी में मिलती है। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग जो है विजय की जानकारी मिलती है? तो अशोक का जो सबसे फेमस युद्ध था कलिंग जो है युद्ध, और इसकी जानकारी हमको मिलती है वो है 13वें अभिलेख से। ध्यान रखना 13वें, जैसे विजय, अगर कोई युद्ध हुआ होगा तो विजय हुई होगी, और विजय हुई होगी तो खूब सारी मृत्यु हुई होगी। तो हम लोग जो है हिंदू धर्म में 13वीं अपनाते हैं, 13वीं करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ये ऑप्शन तो बताना बहुत वाहियात है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पे 13वीं करते हैं, तो बस 13वीं अभिलेख जो है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एक नोट कर लीजिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल का है। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर किस राजा का शासक था, जिसको कलिंग विजय जो है प्राप्त की थी? तो कलिंग पर किस राजा का शासक था? तो 26वें का है नंद राज का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है यहां पे, ठीक है, जिसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती खारवेल की। नेक्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस अभिलेख से जो है दक्षिण भारतीय जो है राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो यह है 3वें जो है अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अभिलेखों को, अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था, ये फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। तो एक तो शिलालेख कहते हैं, एक स्तंभ लेख कहते हैं, एक गुहा लेख कहते हैं। इन तीनों को नाम नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों में से किसका नाम जो है उल्लेख नहीं मिलता, तो ये आपको 3 ऑप्शन देगा, और चौथा जो है कुछ ऊट पटांग दे देगा, जूनागढ़ लेख दिख देगा, और आप जो है गलत मार देंगे। तो याद रखना ये शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का जो है निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ जो स्तंभ की रचना की थी वो है अशोक ने ही कराई थी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मौर्यकालीन जो स्तंभ है किस शैल चट्टान से निर्मित है? तो जो स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं ये किस पत्थर से, किस चट्टान से निर्मित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित ये चट्टानों पे स्तंभ लेख जो है निर्मित किए गए हैं। ऑप्शन यहां पे बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जो है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से हम सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं वो है सांची का जो है स्तूप है, और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का जो स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण जो कि अशोक ने कराया था, और इसकी जो है रचना जो है की थी, ठीक है, और ये इसकी जो है खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? देखिए सब अलग अलग है। जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार था वो आजीवक जो है संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। आजीवक जो है एक धर्म नहीं है, एक संप्रदाय है। और बौद्ध, अशोक ने बौद्ध धर्म जो है अपनाया था। इसकी जो दीक्षा थी वो किससे ली थी? तो 32वें का जो आंसर है ये है उपगुप्त। ध्यान रखिएगा, उपगुप्त जो है, उपगुप्त से जो है भिक्षु से इसने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कलिंग जो है युद्ध के पश्चात अशोक जो है अपने चचेरे भाई इंडिया निग्रोध के वचन जो है प्रवचन सुनकर के बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद जो है इसके बाद जो है इसके अंदर ये चेंजेस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो अशोक जो है बौद्ध धर्म की जो है हीनयान, महायान, ये जो है शाखाएं थी, और इनफैक्ट जो है इसमें से किस शाखा का अनुयायी था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्थाविर जो है शाखा का अनुयायी थे, ठीक है। ऑप्शन यहां पे सी होगा, स्थाविर जो है शाखा का अनुयायी था।
नेक्स्ट, अशोक के बौद्ध धर्म धर्म जो है ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम जो है कहाँ की यात्रा की थी? तो अशोक ने सबसे पहले जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सबसे पहली यात्रा जो है किया था वो बोध गया था, बोध गया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी होगा। अशोक के दो अभिलेख रुक्मिणीदेही और निगलिवा जो है स्तंभ लेख कहां पर से प्राप्त हुए थे? तो आपको याद रखना है कि ये अभिलेख का नाम आपको याद रख लीजिएगा बस केवल। तो 35वें का जो आंसर है वो है नेपाल से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अब अशोक का जो है साम्राज्य कहां तक विस्तार था। ठीक है, जहां पे अभिलेख मिलते हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में लिखे गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो हमें प्राकृत भाषा में दिखने को मिलते हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, और प्राकृत भाषा के फैक्ट्स देख लेते हैं, वहीं से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अधिकांश अभिलेख आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे या फिर आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलेंगे। अशोक के केवल दो अभिलेख ऐसे हैं जो शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है और मान सेहरा जो कि काबुल अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब एक कॉमन जो है एग्जाम के लिए, छोटे छोटे एग्जाम जो कि 5 लाख बच्चा भरता था, अब वो एग्जाम जो है 30-35 लाख फॉर्म भर रहा है। पास मुश्किल से 2-3 लाख होता है। मतलब आप सोच के देखिए, 25 लाख बच्चे में से सिर्फ केवल 2.5 से 3 लाख बच्चा पास हो रहा होता है। तो क्या होता है कि टीचर भी चाहता है कि जो पेपर बनाता है वो भी जानता है कि 35 लाख बच्चों को अगर मैं सिंपल पेपर, एक कॉमन पेपर दे दूंगा तो सबके सब पास हो जाएंगे, तो भी अव्यवस्था है भाई। पेपर सब पास हो जाएंगे तो कैसे जो है काम चलेगा? तो यूनिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये टीचर को भी अच्छे से पता है कि बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं, कौन कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल रहती हैं और बच्चे कितनी सतह सतह पर पढ़ते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करिए। जो मैं एक टीचर ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे आपसे, तो इनको तो नोट करना है। तो इस जो है, एक तो भाषा का नाम आपको याद रखना है, और जो दो अभिलेख अलग हैं वो खरोष्टी लिपि में है और इनके नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो कि शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है और मानसेहरा जो कि काबुल में है, ये अभिलेख वहां मिलता है और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है? तो देखिए, शाहबाजगढ़ी मैंने आपको बताया और मानसेहरा, तो ऑप्शन यहां पे बी और सी होगा। ठीक है, तो दोनों ही यहां पे आंसर सही है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है दाएं और बाएं और ओर लिखी जाती? और नहीं, दाएं ओर और बाएं ओर। दाएं ओर से मतलब लेफ्ट और राइट से जो है, लेफ्ट सॉरी माफ कीजिएगा, समझने में भी कभी कभी हम लोग जैसे लिखते हैं तो वो लेफ्ट से लिखते हैं और ऐसे लिखते चले जाते हैं, पर वो लिपि जो है इस तरीके से लिखी जाती। ठीक है, तो उल्टा लिखा जा रहा है। तो ये 37वें का जो आंसर है ये है खरोष्टी लिपि, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी है। और दो लिपियां कौन सी थी ये आपको अच्छे से नाम याद होना चाहिए, दो अभिलेख। अशोक के शिलालेखों में किस जो है उसके जो है किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का जो शिलालेख है तो उसमें जो है हमको मिलता है चक्रवर्ती सम्राट के नाम का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती नाम याद रखना बस। ठीक है, नेक्स्ट, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय, मतलब देवों का प्रिय जो है उसके जो है उल्लेख मिलता है, या देवों में प्रिय और सभी लोग जो है सभी में लोगों में प्रिय है, इसका जो है उल्लेख मिलता है, वो है अशोक को। अशोक को कहा जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अशोक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देव नाम प्रिय नाम से जाना जाता है, देव नाम प्रियदसी या प्रियदर्शी। ठीक है, इस नाम को याद कर लीजिएगा। भाषा का हेर फेर रहेगा, फिर से कह रहा हूं, जिस तरीके से लिखा है इस ये ना लिख करके हो सकता है देव नाम प्रिय लिख दे या देव नाम प्रिय लिख दे, जैसा भी लिखना चाहे वो लिख दे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा दोनों शब्दों को। अशोक है आंसर 39 का सी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन समाज जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है किस जो है शिलालेख में मिलता है? तो मौर्यकाल जब समाज था, मौर्यकाल जब शासन था, तो वहां पे भी वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी। तो यहाँ पे जो है किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी हमको मिलती है 5वें अभिलेख से। ध्यान रखिएगा, 5वें अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है।
अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है? तो सहिष्णुता जो है उल्लेख, धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख उसको मिलता है, वो है 12वें शिलालेख से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जो है दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? ध्यान रखिएगा, किस दक्षिण राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है? तो देखिए, दक्षिण राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? 3वें उल्लेख में मिलता है। ये तो हमने अभिलेखों में बताया था आपको। और किसका जो है उल्लेख नहीं मिलता? तो 42वें का जो आंसर है, सातवाहन जो शासन था जो दक्षिण राज्य था, है ना, इसका उल्लेख हमको नहीं मिलता। बाकी चोल, पांड्य और सतीय पुत्र जो है इसका मिलता है। ठीक है, आंसर यहां पे ए है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि का जो है निषेध मिलता है? पशु बलि का निषेध इसलिए में भी मिलता है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था, तो यहां पे पशु बलि का जो है निषेध मिलता है। यह है पहला जो फर्स्ट अभिलेख था, उसी में इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये जो कथन है ये किस लेख में मिलता है? सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, इस तरीके का जो कथन आपको देखने को मिले, तो ये क्वेश्चन 1वें अभिलेख से है। ठीक है, यहाँ पे जो है पशु बलि हत्या पर भी जो है रोक लगी होती है इस पे, और सभी मनुष्य मेरी संतान है, पहले अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणी कार्य का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है? तो 45वें, ये दूसरे शिलालेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली में जो अशोक का स्तंभ है उसका पता किसने लगाया था? तो ये पता लगाया था टीफेन थैलर ने। ध्यान रखिएगा, टीफेन थैलर ने। ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट, अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का अगला जो है शासक कौन बना था? तो अशोक के बाद जो अगला शासक था वो कुणाल था। ध्यान रखिएगा, कुणाल था। ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांत को 4 भागों में विभाजित किया था। अपने मतलब साम्राज्य को 4 प्रांत या 4 भाग में विभाजित किया था। 48 का ए आंसर है। नेक्स्ट, मौर्य काल के ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए किसकी नियुक्ति होती है? तो अगर ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए जो नियुक्ति की जाती थी उसका नाम था राजुक कहा जाता था। ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला अधिकारी कहलाता था। तो मौर्य काल में जो सैनिक प्रबंधन के अधिकारी थे, जो सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला जो अधिकारी था, उसको जो है अंतपाल कहते थे। ऑप्शन यहां पे ए होगा। नेक्स्ट, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर जो है पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, तो यह भी याद रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया होगा। या फिर इसके गवर्नर का नाम याद कर लीजिए। गवर्नर नाम को आपसे कम से कम एटलीस्ट रीट में तो नहीं पूछेगा, है ना। तो चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, तो इसकी रचना, इसको जो है मतलब निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था। और ये अभिलेख कौन सा था ये आपको याद रखना है, ये जूनागढ़। अब बिल्कुल सामान्य सी जानकारी कि जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, ये हमने अभी आपको बताया था। और जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, तो अब उसमें भी जो है सुदर्शन झील की जानकारी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी कौन था? तो जो राजकीय भूमि होते एक तरीके से जैसे समझ लो लेखपाल टाइप का, लेखपाल जो होता था उसका नाम क्या कहलाते थे? हमारे यहाँ समय में, आज के समय में लेखपाल उसे कहते हैं, और उस समय में इसको कहते थे सीता अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट, देखिए, अग्रोनोमोई जो है वो एक जिला अधिकारी होता था, आज का जो डीएम जिसे कहते हैं। तो अग्रोनोमोई को जो है डीएम कहा जाता, इसको नाम से जानते थे। और जो शुल्क लेता था व्यवसाय और व्यापार का, जो है कर टैक्स वसूलता था, जो है निर्मला ताई जो है, उसका निर्मला ताई जो है उसको कहते थे शुल्काध्यक्ष। ठीक है, अक्राध्यक्ष जो है वो खानों के अधिकारी होता था, जो जैसे कि खान का मतलब है कि जो हथियार बनाते थे, तलवार बनाते थे, इन सब खानों का, या फिर जो भी और भी जो है जो भी होता था इंडस्ट्रियल काम होते होंगे उसके वह उसको अक्राध्यक्ष कहते थे। और पौतवाध्यक्ष जो है वो नाप तौल का अधिकारी कहलाता था। इनको नाम आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले
क्योंकि अदर एग्जाम्स में ये कई बार मैंने इन एग्जाम्स को देते वक्त इनके आंसर्स जो है सही किए हैं, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटा होना चाहिए। तो 53 का आंसर है तक्षशिला। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला जो है सब मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट, सूची, दो सूचियां दी गई हैं, मैंने आपको इनके नाम के जिक्र बताया ही था पहले ही आंसर। तो 54 का जो आंसर क्या है, तो देखिए चंद्रगुप्त को जो है हम जो है इसके नाम से जानते हैं, सैंड्रोकोट्स के नाम से। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अशोक को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और चाणक्य को सॉरी विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और अशोक को प्रियदर्शी, प्रियदसी या फिर देव नाम प्रिय। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये नाम है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या तो इंडिविजुअली पूछ सकता है कि एक एक करके पूछ सकता है, या फिर आपको इस तरीके से सूची दे करके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक का सबसे लंबा जो है स्तंभ लेख कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का जो सबसे लंबा अब जो स्तंभ लेख आपको देखने को मिलता है वो उसका नाम है भाब्रू अभिलेख। ऑप्शन यहां पे ए होगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश के किस प्रथम शासक ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर अपना ध्यान दिया और एक झील का निर्माण कराया? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था उस झील का नाम क्या है, सुदर्शन झील। और इस झील का जो है उल्लेख कहां मिलता है, तो वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कहां मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और ये कौन होगा? तो ये है चंद्रगुप्त होगा। अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, इतना जो है आपको बारीकी से पढ़ाने के बाद। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो एक तो अभिलेख ऐसा है जिसमें दोनों के नाम का उल्लेख मिल जाता है, तो वो है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। अब यहां पे याद करने वाली जी बात यह है कि ये अभिलेख किसकी रचना है? स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो आंसर आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पहाड़ियों की गुफाओं में अशोक के अभिलेख का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों का उल्लेख एक पहाड़ियों में मिलता है, तो वो पहाड़ी का नाम याद होना चाहिए, आरावली की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, आरावली की जो है पहाड़ी, आरावली की नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बराबर जो है पहाड़ी। इससे आपको जो है अशोक के अभिलेखों का जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम अच्छे से पता होना चाहिए। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का पहला शासक, मौर्य वंश का दूसरा शासक, जो दो चार ही खास शासक हुए थे, तो ये था बृहदत्त। ऑप्शन यहाँ पे सी शासक था। इसके बाद जो है मौर्य वंश जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक था वो मौर्य वंश कंप्लीट होता है। बृहदत्त की हत्या जो है किसने की थी? तो ये पुष्पमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद जो है इसकी किस वंश की स्थापना हुई थी? शुंग वंश की। तो ध्यान रखिएगा, एक तो पहले बात तो याद रखना कि नंद वंश का जो है शासक था घनानंद, जो कि आखिरी था। ठीक है, घनानंद को मार करके जो है बना कौन सा? मौर्य वंश, जो कि पहला किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आ जाता है शुंग वंश, और शुंग वंश का जो आखिरी शासक था, मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या जो है पुष्पमित्र शुंग ने की थी। और पुष्पमित्र शुंग जो है बृहदत्त का ही शायद मेरे ख्याल से सेनापति था। ठीक है, जिसने इसकी हत्या कर दी थी और फिर उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये इस तरीके से जो है क्रम है, और ये क्रम आपको पूरी अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रीड के एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा एक मौर्य जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक मोटिवेशन के लिए है और कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वक्त लगता है ऐसा वीडियो बनाने में कंप्लीट, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मैं आपको इसमें अभी 200 क्वेश्चन और करा दूं, ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जाने क्या क्या बातें बताऊंगा, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि वाह क्या सर पढ़ा रहे हैं, कितना टॉपिक सर ने पढ़ा दिया, कितना सारा बता दिया, लेकिन वो जीवन में कभी नहीं पूछा जाएगा। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने सिविल्स के एग्जाम्स दिए हैं, मेंस लिखा है मैंने, ये स्टेट जो है पीसीएस के एग्जाम्स दिए हैं, न जाने कितने मेंस मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको उस आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, आप समझिएगा कि क्वेश्चन क्या आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उतना ही जो है आपको ज़रूरत है जानने की। बाकी दुनिया भर का भंडार तो जाने क्या मिलेगा, अभी अभिलेख में इतनी तो जानकारी होगी नहीं। अभिलेख को पढ़ेंगे तो पता चला और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पर आपको एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा ये पता होना चाहिए। अनाप शनाप पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि ये कहाँ था, ये कहाँ पढ़ा था, ये कैसे पढ़ता था, है ना। मनोवैज्ञानिकों के नाम सीडीपी में जैसे पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। जो जो बता रहा हूँ मैं उतना पढ़ लेना है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें हमें जो है कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा है आपको, आपको कैसा जो है वीडियो पसंद आया, आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको क्या चाहिए, और भी किन चीज़ों में आपको दिक्कत हो रही है, किस चीज़ पे आपको वीडियोस बना चाहते हैं आप मुझसे कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, मैं आपको वो 101% उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा। बाकी मेरा जो है चैनल उस तरीके से चलता ही रहेगा। आपको यहाँ पे जो है सीटेट और सारे जो है सीटेट टेट और यूपी टेट जो है सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। इसको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, मैं फिर से कहूँगा नोट्स बनाइए, रिवीजन करते जाइए, डेली रिवीजन करिए। 1 पेज 2 पेज का नोट्स बना लेंगे, बहुत नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सोचा कि एक ग्लिम्स में मैं देख लूँगा और मैं रट लूँगा, फिर तो आपका नहीं होने वाला। यकीन मानिए पेपर के समय आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शंस इतने कंफ्यूज करते हैं कि आप उस समय जो है आपको यहाँ पे तो याद हो जाता है फिर, लेकिन आप जब पेपर देने बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको तैयार करना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।